बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके सामने मौजूद हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। तो इस गलियों में आते हुए ख्याल आया कि वो क्या ही शेर है, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, मनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर, और यह है गिलानाबाद का इलाका। यहाँ से गुज़र होता नहीं, लेकिन आज कुछ ऐसा देखा, कुछ सुना कि सोचा कि यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये तंग सी गली बहुत से लोगों को ज़िंदगी का पैगाम दे गई है, और ज़िंदगी का पैगाम यूँ भी हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी के पैगाम ने बहुत से लोगों को वापस जीने का हौसला दिया है। आए बताते हैं आपको कि हम कहाँ पे हैं। जी जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ परवरिश रिकवरी सेंटर पे। जैसे मैंने कहा कि तंग सी गलियाँ ज़िंदगी का पैगाम दे गई हैं, तो ज़िंदगी का पैगाम समेटते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि ये जगह कौन सी है। ये वो जगह है जो मेरे माशरे का वो चेहरा है जिसे हम छुपा के रखते हैं, जहाँ पे हम ये तो कहते हैं कि ज़िंदगियाँ कराची में छीनी जाती हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे ज़िंदगी दी जा रही है। जी जनाब, नशे के आदी अफराद को नशे से छुटकारा और वापस से ज़िंदगी की तरफ लाने वाला ये छोटा सा इदारा जो आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ शाखें खोल रहा है, अपनी मदद आपके तहत चल रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ था कि सहाफ़त जैसे पेशा पैगम्बरी है कि उसको निभाते हुए हम यहाँ ज़रूर पहुँचें। आइए जनाब, देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। जनाब, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे उस शख्स के पास जो कराची के बेटों को ज़िंदगी दे रहा है एक बाप की तरह, और किसी का कोई भी इसमें ये बात नहीं है कि कोई फ़ायदा हो, ये बस एक मिशन है। ना जाने कितने ही मेरे कराची के नौजवान बेरोज़गारी और मसाइल की वजह से नशे की लत में पड़ जाते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे परवरिश रिकवरी सेंटर के CEO इमरान शाह साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। सर, पहले ये बताइएगा कि ये सेंटर किस तरह से काम करता है। ये सेंटर, अगर हम बात करें कि एडिक्शन और मेंटल हेल्थ पे हम लोग काम करते हैं, और प्रॉपर तरीके से डिज़ीज़ मॉडल को हम फॉलो करते हुए इलाज की सहूलत मैसर करते हैं। सारा सिलसिले इदारे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम क्या है, तो उसको फॉलो करते हुए हम ट्रीटमेंट को इनको फुलफ़िल करते हैं, जिसमें मरीज़ के साथ साथ जब हम बात करते हैं बीमारी है, ये नशे की बीमारी है, क्या है, क्यों है, कैसे है, जहाँ हमने इनको जो हमारे क्लाइंट हैं मरीज़ों को इस चीज़ की आगाही देनी है सारा सिलसिला, वहाँ साथ साथ अगर हम बात करें तो ये फैमिली डिजीज़ है, क्योंकि एक बंदे के नशे करने की वजह से पूरी फैमिली मुतासर होती है, और कहीं ना कहीं जब शुरुआत भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं फैमिली का रोल होता है। तो इस बारे में फैमिली को भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है। शाह साहब, फैमिली सेशन भी होते हैं। कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, आपने लफ्ज़ बीमारी कहा, क्या ये बीमारी है? जी बिल्कुल, ये एक बीमारी ही है, नशे की बीमारी है, और ये डायग्नोस हुए वर्ल्ड वाइड पे अगर हम बात करें। अगर हल्की सी मैं बताऊं बीमारी की नौइयत क्या है, कि ब्रेन डिजीज़ है। ये ब्रेन केमिकल्स में ऐसे कुछ चेंज आ जाते हैं जिसकी वजह से नशा ज़्यादा करने लगता है। ठीक है, नशा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अब वो यही सोचते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हैं, मैं तो कंट्रोल करके कर रहा हूँ। जैसे पहली स्टेज पे आते हैं शुगल करने वाले, सोशल यूज़र जो होते हैं, कभी कभार किया छोड़ दिया। सेकंड पे आते हैं हैबिचुअल, वो करते तो रोज़ हैं लेकिन एक लिमिट में करते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग जो थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, जो मरीज़ जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वो जिस्मानी साख में अगर हम बात करें ब्रेन केमिकल्स में कुछ ऐसी चेंज आ जाती है जिसकी वजह से वो नशे की मिकदारें बढ़ाते जाते हैं, या उनके बस में नहीं होता कि उसको कम करें। लाइक शुगर, बहुत सारे लोग शुगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर कोई शुगर का मरीज़ तो नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो है बॉडी में कुछ ऐसी चेंज आ जाती है जिसकी वजह से वो बीमारी कहलाती है। अच्छा, मैं जहाँ तक आपकी बात समझ सकी हूँ, ये एक खामोश कातिल है जो इंसान को खुद नहीं पता होता और वो इस बीमारी की तरफ जाता रहता है। बिल्कुल, ये कह सकती हैं आप कि ये तो नहीं पता, किसी को भी नशा कराने वाला कोई भी जब स्टार्ट करेगा उसको तो नहीं पता एंड ये होगा,
इवन कि अगर हम कोई सोशल यूज़र है उसको ये बीमारी के हवाले से समझाएंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा कभी भी, क्योंकि बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं हो सकता, ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो सकती। ठीक है ना। ये सिर्फ उस बंदे को जो नशा कर रहा है नुकसान दे रहा है, उसके साथ साथ उसके पूरे घर को बर्बाद अच्छा, कर रहा है। एक चीज़ ये भी है कि क्या आपने कहा केमिकल चेंजेस आती हैं, जी। केमिकल चेंजेस उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई मसाइल की वजह से आ सकती हैं, या नशे के इस्तेमाल के बाद वो केमिकल चेंजेस आती हैं जो उस पर कंट्रोल नहीं रहता फिर उसका? जी जी। नहीं, नशे के देखिए वैसे तो नॉर्मली जो मेंटल हेल्थ के हैं उसमें भी केमिकल चेंज होते हैं, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जब हम नशा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ केमिकल, ब्रेन केमिकल ऐसे होते हैं जो पहले से उस पर चेंज मौजूद होता है। जैसे शुगर की मैं इसीलिए मिसाल दे रहा हूँ कि शुगर का मरीज़ जो इतना खाते रहते हैं लेकिन उन्हीं में से कुछ मरीज़ बन जाते हैं। उसकी वजह क्या रहता है कि उनकी बॉडी में जो है वो चेंज मौजूद होता है और वो जो शुगर खाते हैं वो चेंज सामने ले आता है। तो इसी तरह एडिक्शन में भी यही होता है कि अगर आसान और मैं कहूँ कि हर इंसान में 2 किस्म के केमिकल बनते हैं, एक मज़े का, एक बेचैनी का। जब शुरू की स्टेज में हम नशा इस्तेमाल करते हैं तो आठ घंटे जो है मज़े का केमिकल बनता है और आधा घंटा बेचैनी का, जिसे हम हैंगओवर कहते हैं, और नॉर्मल हो जाता है बंदा। अच्छा सर, मैं यहाँ पे जब हमारी टीम हम आ रही थी तो हम मलीर की गलियों से, छोटी गलियों से होते हुए हम आपके पास पहुँचे। आपका ये पहला सेंटर है और क्या ऐसे दूसरे सेंटर कराची में आपने कायम किए हैं? जी जी बिल्कुल है, कराची में नॉर्थ में भी है, एक हमारा क्लिफ्टन पे है जो एग्जेक्टिव क्लास है, इसीलिए कि उसको खोलने का भी ख्याल इसीलिए आया 2000 के यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ आती थी ऐसी जो एग्जेक्टिव होती थी, उनको ट्रीटमेंट तो सारा चीज़ें पसंद आती थी लेकिन ज़ाहिर लिविंग स्टैंडर्ड वो सारा उनका मुख्तलिफ होता था। तो वहाँ से फिर आया कि ठीक है हम इसको एक क्लिफ्टन में आगाज़ करते हैं, और क्लिफ्टन वाला जो सेंटर है हमारा उसमें फ़ीमेल भी होती है, मेल फीमेल दोनों का है, वो सिर्फ आइस सेंटर है। सर कौन से सन से आपने इसको आगाज़ किया, इस तमाम सेटअप का? देखिए 2011 से हमारा आगाज़ हुआ था और उस पे पहले हमने जो ज़्यादा काम किया वो प्रिवेंशन पे किया, और स्कूल प्रोग्राम, स्ट्रीट पे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, फैमिली प्रोग्राम, ये बहुत सारे किए। मतलब वर्कशॉप्स की बेस पे? वर्कशॉप की बेस पे प्रिवेंशन पे, यानी कि हम उस पे काम कर रहे थे कि भाई हम वो ऐसी मालूमात दें लोगों को कि वो एडिक्शन की तरफ जाए नहीं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, यानी कि 6th क्लास से 10th क्लास तक का जो हम देखते थे। और अमूमन क्या होता था कि जब हम वो सेशन ख़त्म होता था तो उनमें से बहुत सारे बच्चे छालियाँ खा रहे होते थे, कोई खा रहे होते, वो उसी वक्त उठा के हमारे सामने कि हम आज से नहीं खाएंगे फेंक देते थे बाहर। तो हमारे लिए एक बड़ा एक खुशी का वो था। तो वो सारा सिलसिला, और साथ साथ पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट का तो बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। जब हम बच्चे पे पेरेंट्स तवज्जो नहीं देंगे तो फिर बाहर वाले उसको बाहर की तरफ देखेगा और बाहर वाले फिर गलत यूज़ करेंगे। अच्छा, वक्त के साथ साथ कहते हैं हर चीज़ में इजाफा हुआ है, मरीज़ ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? ज़्यादा ही हुए हैं, एडिक्शन में तो ज़्यादा ही इजाफा हुआ है। नए किस्म के नशे आ गए। जब हमने किया, हाँ नए नशे आ गए हैं, और वो जो बहुत ही ख़तरनाक है, ख़ासतौर पे जो आइस है वो इतनी जल्दी इफ़ेक्ट कर रहा है, और वो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो ब्रेन को कर रहा है, और वो साइकोटिक सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, टीवी पे आ चुके हैं कि मार दिया उस नशे में, अपने प्यारे को मार दिया, घर वाले को मार दिया, उनको नहीं सेंस में होते वो। और काफ़ी अरसे तक इसकी आइस के ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत तबाहकारियाँ हो रही हैं कि साइड इफ़ेक्ट जो है साइकोटिक सिम्टम काफ़ी टाइम तक चलते हैं। अच्छा सर, आपने जब ये तमाम चीज़ें स्टार्ट की हैं तो यकीनन इस बात पे भी रिसर्च की होगी कि कराची में कितना ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट सिंध जो है इस पे इनिशिएटिव ले रही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने का सोच रही है, 6 मंथ्स हम सुन रहे हैं। तो आपने भी देखा तो होगा कि क्यों बढ़ रहा है, क्या सिलसिला है? सबसे मेन जो चीज़ है वो है इजी एक्सेस, पढ़ने की वजह बहुत आसानी से हर चीज़ मिलती है। इवन के मेडिकल स्टोर्स पे आपको किसी भी किस्म की नींद आवर दवाइयाँ ये वो आराम से आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। सबसे मेन चीज़ें तो ये है। और अगर मैं ओवरऑल अपने तजर्बा बताऊँ तो उसमें बहुत सारे, एलीट क्लास की बात करूँ या मिडिल क्लास की बात करूँ, कहीं ना कहीं वहाँ फैमिली डायमेंशन जो है बहुत सारी चीज़ें
इफ़ेक्ट करती हैं जहाँ वो बच्चा नशा स्टार्ट की तरफ जाता है। अब उसको नहीं पता कि वो मरीज़ और आगे जाके इधर तक पहुँचेगा। तो जब हिस्ट्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग जितनी भी है 99% या तो चरस या शराब, स्टार्टिंग यहीं से है, तकरीबन 99%। वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है। अभी अगर यूएनओडीसी की रिपोर्ट वैसे कहें तो पाकिस्तान की जो आ रही है वो तकरीबन 1 करोड़ की आ रही है, 10 मिलियन। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका जवाब इसको किस तरह इजी एक्सेस सबसे बड़ा issue। और अगर इस पे कंट्रोल कोई कर सकता है तो गवर्नमेंट कर सकती है इसको कि एक्सेस कर सकते हैं। सर कितने लोग आपके पास से सेहतियाब होके जा चुके हैं? तैयाब होके हमारे पास देखिए हमारे 2 ट्रीटमेंट के मराहल हैं। अगर बहुत सारी फैमिली या लोग ये समझते हैं, पहले तो माशरे में हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि नशा करने वाला नशा छोड़ नहीं सकता, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर उसको प्रॉपर इलाज मिलता है तो बिल्कुल वो छोड़ सकता है। फिर इसमें जो इलाज का दौरानिया है ना, वो फैमिली ये समझती है कि बस महीना 2 महीना 3 महीने हो और ये सब कुछ सही हो गया और वाकई सारा सिलसिला, तो ऐसा नहीं। तो वो फैमिली को पूरी इस बीमारी के बारे में बताते हैं। तो 2 स्टेजेस हैं इस ट्रीटमेंट की। एक फर्स्ट स्टेज है जिसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, वो 3 मंथ का है मिनिमम। उसमें तमाम चीज़ें डिज़ीज़ के बारे में उनको आगाही दी जाती है, रूल रेगुलेशन और पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है जिससे उनको गुजारा जाता है, जिसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। 3 मंथ के बाद जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। 3 महीने में सब कुछ सही नहीं होता। 3 महीने में आप ये समझ लें कि उसकी जहनी सेहत 20 से 25% तक सही होती है। जब हम ब्रेन डिजीज़ कहते हैं तो जहनी सेहत है, और जिस्मानी सेहत उसकी 50% तक बेहतर हो जाती है। अगर फैमिली अमूमन यही सोचती है हाँ जी खाना पीना हुआ, उसकी सेहत सही हो गई, तो वो ये देख रही है कि सही हो गया ये तो। लेकिन उनको हम अवेयरनेस देते हैं, कुछ फैमिली समझ जाती हैं, कुछ 1-2 तजर्बे के बाद समझती हैं हर सिलसिला। तो अगर ओवरऑल देखें हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को जिन्होंने यानी कि फैमिली ने जिसने ट्रीटमेंट में ताउन किया तो उसमें सक्सेस रेट हमारा बहुत 90% तक गया है। यानी कि फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली डिजीज़ कहते हैं ना इसको, मोहब्बत फैमिली डिजीज़ है नहीं, टफ लव। इसमें मोहब्बत तो कर रही होती है, वो मोहब्बत उनके लिए टॉक्सिक है कहीं ना कहीं, एनेबलिंग कर रही है, सारा सिलसिला है। 2 बड़े फैमिली के रवैये होते हैं ख़ासतौर पे, एक एनेबलिंग का और एक प्रोवोकिंग का। दोनों से हमें उनको निकालना होता है। या तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत सामान लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो उसको हम रोक देते हैं। सामान भी अगर कोई ज़्यादा उसको रोक देते हैं, हम नहीं देते कि यहाँ आप इलाज के लिए आए हो। उस फैमिली को बताते हैं कि आपका प्यारा इलाज के लिए आया, पिकनिक बनाने नहीं आया। तो सारी चीज़ों से इलाज के सारे क्राइटेरिया सब चीज़ें फुलफिल करनी ज़रूरी है। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बात की अगर कोई इस बारीक सी लाइन को समझे कि मोहब्बत लेकिन एक हद में रह के जो है उसको चीज़ों को लेके चलना है, वरना रिकवरी नहीं हो सकेगी। को कहते हैं टफ लव बात है, लेकिन ये बाउंड्रीज हैं, ये रूल्स हैं, इसके साथ आपको चलने हैं अगर इस बीमारी से निकलना। जो फैमिली वो चीज़ अपना लेती है, उस्ताद जो है वो डांट डपट भी करता है, मोहब्बत भी करता है, इसी तरह से घर वालों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से करें। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खामोशी अख्तियार करके रखे हुए हैं और किसी से कह नहीं सकते कि उनका बच्चा या बच्ची जो है वो नशे की लत में आ गए हैं। वो किस तरह से आपसे बाज़ औक़ात राजदारी भी होती है और आप इसका ख्याल भी रखते होंगे कि किसी को ना ही पता चले भाई इस तरह से, क्योंकि माशरे में इमेज का भी मसला होता है। फैमिली जो है स्टिग्माइज है तो वो होती हैं बहुत सारी, लेकिन अल्टीमेट फिर वो कहीं इंतखाब करते हैं तो जाहिर है वो एनोनिमिटी तो बहुत लाजमी है। हमारे जो फैमिली मेम्बर है जो आएगा गार्डियन, उसके अलावा हम किसी को उस मरीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जिसका हमारे पास फ़ोन नंबर लिखा हुआ है जो सारे सिर्फ उसको ही देते हैं। स्टिग्मा है ना इस बीमारी के साथ। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि फैमिली ने उधर आगे बोला होता है वो दुबई भेजा हुआ है, अपने ख़ानदान में ये यहाँ तक भी है, ऐसे भी है, इतना है। यानी कि मुकम्मल राजदारी भी रखी जाती है। वो तो ज़रूरी है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, इसी तरह से हमारे यहाँ ख़वातीन की एक इज़्ज़त और मकाम जो है ख़ास तौर पर, मैं पूरे पाकिस्तान में ही है लेकिन कराची में ख़ास तौर पे एक है। कितनी आपको लगता है कि लड़कियाँ बच्चियाँ इसमें इन्वॉल्व होती जा रही हैं? इस वक्त जो रिपोर्ट है वो 5% है। अच्छा, तो आपको लगता है वही इजी एक्सेस वाला इशू जो है इसमें? इजी एक्सेस तो बिल्कुल, यूनिवर्सिटियों में वही फ्रेंड में एक्सपेरिमेंटल किया, उन्होंने पिया, मज़ा आया और फिर आगे एडिक्शन की तरफ आ गए इसमें से। और आइस इस वक्त सबसे ज़्यादा
जो हमारे माशरे में ख़तरनाक बन गया नशा, वो बहुत ज़्यादा है। इजी एक्सेस है और बहुत सस्ता मिल जाता है। शुरू में तो बहुत महंगा, तब तो बहुत सस्ता मिल जाता है। तो वो सारा सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा सर, आजकल कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आए हैं, उसकी भी एडिक्शन बच्चों को हो जाती है। उन्हें एनर्जी ड्रिंक्स या ऐसी कोई दवा बॉटल्स हम देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक है, कहने को तो वो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, इजीली मिल रही है, तो वो कितना उसकी तरफ लेके जाता है, नशे की बहुत तरफ? नुकसानदेह है। देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक कह लें आप या सॉफ्ट एडिक्शन क्या है, सिगरेट है, पान है, नस्वार है, ये सारी चीज़ें इधर ही से स्टार्टिंग है। और वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। जो ड्रिंक्स की बात कर रही हैं आप, वो तो बीपी लेवल इतना हाई कर देता है सारा सिलसिला, तो उसको तो बिल्कुल अलाउ। अच्छा, लेकिन ऐसा हो गया है कि अब छोटा सा बच्चा भी अगर 5 साल का बच्चा अंदर जाता है और वो कोई एनर्जी ड्रिंक का डब्बा उठा लेते तो माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं है, आप इसको ले यही लीजिए। वजह है ना कि हमारे मीडिया में इसको तो इतना हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट के क्या नुकसान आते हैं वो सारे सिलसिले। तो हमारा टास्क ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मीडिया के ज़रिए या वैसे जो है थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हमने काफ़ी सारा किया है, इस हवाले से वर्क किया है। पहले अभी थोड़ा सा बीच में रुक गया था, इवन के में कुछ अर्से पहले पूरा एक सीरीज़ की थी वीनस वालों के साथ, जिसमें पेरेंटिंग के हवाले से भी हमने किया था, सारा सिलसिला किया था। तो पेरेंटिंग का बड़ा रोल है। अब ये भी है सिलसिला कि आपसे अगर कोई रब्ता करना चाहे तो कैसे रब्ता कर सकता है? राब्ता फ़ोन नंबर है, एक्सेस है, वेबसाइट सोशल है मीडिया आपकी? पे है, वेबसाइट है, सारे सिलसिले। बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं, की फैमिली ख़ास तौर पे, जो अगर हम क्लिफ्टन की भी बात करें तो वो पूरी देख के अच्छी तहकीक करके और हर चीज़ पूछ के जाते हैं। मेरा यही सवाल है कि अपने प्यारे को कहीं भी डालें ना, पहले ये देखें कि क्या वहाँ इलाज हो रहा है, डिजीज़ मॉडल पे काम कर रहे हैं, की पॉइंट देखें उसमें मेन चीज़। और बहुत सारी फैमिली तो पूरे सवालात लिख के लाती है, उनके जो भी कंसर्न होते हैं सारा लिख के लाती है। और अब मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसी फैमिली से कि अच्छा ये तहकीक करके आ रहे हैं कि भाई मैं अपने प्यारे को कहीं एडमिट करा रही हूँ तो क्या वो फ़ायदा भी होगा कि नहीं उसका, और वो फैमिली फ़ायदा उठाती है बिल्कुल। अच्छा सर, अब क्या पैगाम आप देना चाहेंगे ख़ास तौर पर उन लोगों को जो अभी इस लत में लगे हैं, या उनके घर वालों को कि जिनके घर वालों को पता तो है कि नशे की लत में है लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? देखिए, उस बदनामी घर वालों को जो लग गए हैं उनके लिए तो यही है कि ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, बदनामी के खौफ नहीं। ना कोई आपको, अगर आपका बच्चा बहुत ऊपर पहुंच जाएगा कोई इनाम दे देगा, ना कोई आपका बच्चे को बुरा भला कहेगा, बल्कि इससे निकलें। दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंटिंग के हवाले से हम प्रिवेंशन की जब बात करते हैं तो बच्चे को टाइम दें शुरू से, ताकि ना वो उस तरफ जा सके। उसकी पेरेंटिंग कैसी है, कितना हम उसको टाइम देते हैं, कितना प्राइम टाइम है जिसको हम उसको देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, सारा सिलसिला। जब हम उसकी सुनेंगे सारी चीज़ें और झिड़केंगे नहीं, सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर वो बाहर नहीं जाएगा दोस्तों के। उसके दोस्तों को आपका पता होना चाहिए कि उसके दोस्त किस किस्म के हैं, कहाँ उठता बैठता है। ये शुरू से पेरेंटिंग में है। हम ये समझते हैं कि हमने पैसा दे दिया, उसकी ज़रूरियात पूरी कर दी तो हम एक अच्छे माँ बाप हैं। ऐसा नहीं है, मैं सोचता हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी हम आपके सेंटर का भी एक जो है वो करेंगे। ये वो लोग हैं जो कि कहते हैं ना कि चेहरे से और आवाज़ से सच्चाई का इल्म होता है। तो अपने बच्चों की तरह कराची के बच्चों को जो है संभाल के बैठे हुए हैं। और बड़ी अच्छी ये बात कही है कि जनाब, ये बदनामी नहीं है, कोई आपके बच्चे को मेडल नहीं देगा, या ये खौफ नहीं होगा कि वो अच्छा है या बुरा है। ज़िंदगी आपकी है, आपकी औलाद की है। और अपनी वो लोग जो कि मैच्योर हैं और फिर भी इस लत में लग गए हैं और वे सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा हूँ, गिल्ट तो फील होता है, वो भी राब्ता कर सकते हैं। चलिए मज़ीद देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस सबा मैडम। प्रोग्राम में आपका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, यहाँ पे हम आए और हमने काफ़ी कहानियाँ देखी, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, एक अलग दुनिया है। किस तरह से यहाँ पे आप देखती हैं लोगों को, वो आते हैं, ठीक होते हैं, और बुनियादी वजूहात क्या हैं इन तमाम चीज़ों की?
देखिए, अगर बुनियादी वजूहात की बात करूँ तो जो बेसिक वजह है वो तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा इन्वायरमेंट होता है और इन्वायरमेंट के साथ एक खुद क्योंकि यंग जनरेशन आपने देखा कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटी एज के हैं, ठीक है। तो इनके अंदर एक तजस्सुस भी होता है कि कुछ नया करने का मज़ा, कुछ नई चीज़ करने का, तो जिसकी वजह से ये फिर इन्वायरमेंट उनको मिलता है और फिर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर चले जाते हैं और फिर डिफरेंट तरह के उनको फ्रेंड्स भी मिल रहे होते हैं और वो अपने नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी ऐसे ड्रग्स का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपने देखा है कि बहुत छोटी एज में जो आजकल की जनरेशन है वो इसके अंदर जा चुकी है, इन्वॉल्व हो चुकी है। अच्छा मिस सबा, कितने अरसे से आप इन पेशेंट को ठीक कर रही हैं या मुझे इनकी तकरीबन 6 to 7 years हो चुके हैं और मैंने देखा है कि जब फैमिली हमारे साथ जो भी ट्रीटमेंट सेंटर होता है उसके साथ मिलकर एक जो पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान होता है उसके ऊपर अमल करती है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स को इन सारी चीज़ों से निकलते हुए देखा है, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बनाते हुए देखा है। काफ़ी कहानियाँ आपकी नज़रों से गुजरी होंगी, कानों ने सुनी होंगी। दुख होता है कभी इन लोगों पे कि ये बच्चा बहुत अच्छा हो सकता था, इसकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल थे जो हमारे माशरे के मसाइल हैं। जी, ऐसा ही है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मसाइल्स के साथ आते हैं, जिसमें अगर मैं बेसिकली बात करूं जहां पे अभी वक्त के साथ साथ बहुत सारी फैमिलीज़ में डाइवोर्स के इशू होते हैं, तो वो सिंगल मदर जो होती है वो अपने बच्चे को कैरी करके लेकर जा रही होती है, जिसकी वजह से भी उसको कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो भी वर्किंग वुमेन होती हैं जो अपने बच्चे को आगे लेकर जा रही होती हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट वजूहात भी होती हैं जहाँ पे वो कहीं ना कहीं प्यार की तलाश में वो गलत गैदरिंग का, गलत इन्वायरमेंट को चूज़ कर लेता है और फिर इस सिलसिले में चला जाता है। आप सही कह रही हैं कि इस फील्ड में आने के बाद हमें अपने मुआशरे के बहुत सारे पहलू जो होते हैं वो भी नज़र आते हैं कि किस तरीके से हमारे मुआशरे के कौन कौन से पहलू हैं जिसकी वजह से ये इतनी तकलीफ़ दे और दर्दनाक जो कहानियाँ हैं वो हमारे सामने आती हैं। अच्छा, ये इसमें रिकवरी के लिए मेडिसिन्स भी आप लोग देते हैं अपने क्लाइंट्स को? जी, देखिए वैसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो रिकवरी के लिए वैसे तो कोई ऐसी गोली, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन्स नहीं है जो कि किसी भी शख्स को इस बीमारी से निकाल सके, क्योंकि हम डिज़ीज़ मॉडल पे बिलीव करते हैं और हम समझते हैं कि नशे की बीमारी जो है वो एक ज़हनी बीमारी है। और जाहिर सी बात है, जब हम बीमारी को समझते हैं तो जब शुरू में कोई भी क्लाइंट आता है तो उसको फ़िज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं, मेंटल सिम्टम्स और फिज़िकल सिम्टम्स दोनों होते हैं, तो एक डिज़ीज़ बनती है। तो जिसकी वजह से हमें उसको स्टार्टिंग में सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स पे लाना पड़ता है ताकि वो फिज़िकल पेन कम से कम हो और वो इतने क्रूशल जो उसका स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट का, वहाँ से वो लेकर और फिर जब 15 to 20 डेज़ में वो थोड़ा सा रिकवरी की तरफ आता है, बेहतर हो जाता है, तो फिर हम उसको ग्रुप्स की तरफ और जो हमारा बाकी का सही मानों में ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसकी बीमारी के हवाले से अवेयर करना, तो फिर वहाँ से जो है हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक बात है, लेकिन मैं जब से आई हूँ मैं तब से सोच रही थी कि बात करूँ। हम यहाँ पे हमने देखा कि दरवाजे पे एक ताला लगा हुआ है, इसकी क्या वजूहात होती हैं? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि नशे का मरीज़ जो होता है ना, जब वो नशे की तरफ जाता है तो उसके साथ ही बहुत सारे बिहेवियर्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो नशे की बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है कि हमारे ब्रेन को पूरा कंट्रोल कर लेती है। तो जब हम किसी भी जो नशे का मरीज़ होता है, आपने देखा होगा उसकी फैमिली भी उसको मनाने की बड़ी कोशिश करती है ट्रीटमेंट के हवाले से, लेकिन वो ट्रीटमेंट की तरफ जाना नहीं चाह रहा होता, ठीक है। तो क्योंकि शुरू में ड्रग्स की वजह से विल पावर बिल्कुल सिफर हो जाती है किसी भी क्लाइंट की, तो वो अपनी रज़ामंदी से ट्रीटमेंट की तरफ आना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि उसकी बीमारी बहुत सीवियरिटी पे चली जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी मुआशरे में ये होता है कि जब किसी भी
मरीज़ को लाया जाता है तो उसकी बीमारी बहुत हद तक बढ़ चुकी होती है। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज में फैमिली को उसकी बीमारी का पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका पता ही तब चलता है जब वो उसको स्टार्ट हुए भी 5 से 6 साल 7 साल हो चुके होते हैं। तो जिसकी वजह से आप खुद देखें ना कि इतना अरसा एक शख्स जो है वो नशे का इस्तेमाल करेगा तो उसकी विल पावर कहाँ होगी? सिफर होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से स्टार्टिंग में हम ये सारी चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। इनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि नशे का मरीज़ जो भी करता है बड़ा शिद्दत के साथ कर रहा होता है। गुस्सा भी करेगा तो शदीद कर रहा होता है, इंटेंसिटी बड़ी आ जाती है उसके बिहेवियर्स में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हम करते हैं, जिसमें मेडिसिन्स देते हैं और फिर उसकी थोड़ी सी विल पावर बनती है। फिर हम यहाँ पर उसको उसकी बीमारी के हवाले से अवेयर करते हैं। हमारे ग्रुप क्लासेस होती हैं जिसमें हम उनको क्रेविंग के हवाले से बताते हैं कि अगर आपको तलब होगी तो उसकी मैनेजमेंट क्या करनी है। ठीक है, मतलब एक पूरा ट्रीटमेंट का पूरा एक पैटर्न है। रिलैप्स होते हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं, उसको आप कैसे कैटर करोगे, इसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है, कैसे इस रिलैप्स प्रोसेस की पहचान करके आप पहले ही रिलैप्स से बच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अवेयर करने का मकसद ये है कि क्लाइंट अपनी बीमारी को खुद एक्सेप्ट करे और फिर अपनी एक्सेप्टेंस के बाद इसको खुद आगे लेकर चले। आपने कहा कि ताला क्यों लगाया जाता है, तो देखें स्टार्टिंग में एक बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन जब प्राइमरी स्टेज में लॉक के साथ जब ये सेकेंडरी स्टेज पर जाते हैं तो यही क्लाइंट होते हैं जब हम इनको घर के लिए विजिट्स देते हैं तो ये यहाँ से खुद जाते हैं और ख़ुद वापस भी आते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस सेकेंडरी स्टेज में इनके अंदर अपनी बीमारी के हवाले से पूरी मालूमात होती है कि अब अगर मुझे क्रेविंग होगी, घर में जाकर क्रेविंग होगी तो उस क्रेविंग को मैनेज कैसे करना है। तो देखिए हमारा काम यही होता है कि एक क्लाइंट को खुद उसकी बीमारी के हवाले से सारी मालूमात मिल जाएं कि अब उसको आगे इन्वायरमेंट में कैसे डील करना है। बहुत शुक्रिया मिस सबा। इस वक्त मौजूद हूँ मिस आयशा के साथ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। यहाँ मौजूद है, मैं पूरा सिनेरियो बता दूँ कि यहाँ पे कमरे में मेरे साथ सारे ये क्लाइंट मौजूद हैं जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है और मिस आयशा इसको देख भी रही हैं। मिस आयशा, कितना तजर्बा हुआ है यहाँ पे आपका काम करते हुए? मुझे तो वैसे इस फील्ड में काम करते हुए इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो है ज़्यादातर काम जो है वो मेंटल हेल्थ पे है, ज़हनी सेहत पे। मैंने 3 to 4 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन एडिक्शन की फील्ड, क्योंकि ये मुझे एक मेंटल हेल्थ के साथ लिंक है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और फिर मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ और मैं इस फील्ड में आई और इसमें काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक ख्याल होता है कि एक शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ उसको खुद नहीं पता होता, वो खेल चुका होता है, उसको पे काबू करना किस हद तक मुश्किल लगा आपको और चैलेंजिंग लगा इस मामले में? देखिए, चैलेंजिंग तो जो भी चीज़ चैलेंजिंग होती है, मैं ये समझती हूँ कि जो भी चीज़ या जो भी काम चैलेंजिंग होता है उसको करने का इंटरेस्ट भी बहुत होता है और उसमें आपको मज़ा भी बहुत आता है करने में, क्योंकि जो काम आपके रोज़मर्रा के करने के हैं, जो काम आप रोज़ कर रहे हो, उसमें आपको कोई चैलेंज भी नहीं है और उसमें वो करने का वो आपको मज़ा भी नहीं आता। हमेशा जो नए काम है और जो चैलेंजिंग काम है तो उसको करने का बड़ा ये काम तो काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, परवरिश रिकवरी सेंटर के हवाले से आप क्या बताएंगे कि यहाँ किस तरह से लोग आते हैं और जब ठीक होके जाते हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि आपने जैसे बताया कि बहुत अरसा नहीं हुआ, लेकिन एक खुशी भी होती होगी और एक कहीं ना कहीं पहली दफ़ा पेशेंट को देखते हुए खौफ भी आता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने कहा कि खौफ आता है, तो ऐसा नहीं है। वो भी हमारी तरह ही इंसान है और जैसे हम इंसान हैं वो भी इंसान है। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट जो होता है वो सुबह 11 बजे, सुबह 7 बजे से उनकी रूटीन स्टार्ट होती है और रात 11 बजे तक उनकी प्रॉपर रूटीन होती है, जिसमें जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। 4 से 5 ग्रुप दिन में होते हैं। अवेयरनेस लेक्चर्स होते हैं जिनमें उन्हीं की बीमारी के बारे में उनको गाइड किया जा रहा होता है, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा होता है, अवेयरनेस दी जा रही होती है और उनको उनकी बीमारी से लड़ना सिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से वो अपनी बीमारी बदहाली वाली ज़िंदगी से निकल कर एक बहाली वाली और एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा सकती है।
तो यहाँ पे बहुत जो है ना सिर्फ उनकी रूटीन पे काम किया जा रहा होता है, बल्कि उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ पे काम किया जा रहा होता है, क्योंकि जब वो यहाँ से बाहर थे तो उनकी जिस्मानी सेहत, उनकी जहनी सेहत, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उनकी स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। तो यहाँ पे उनकी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ पे पूरा फोकस होता है, उनके ऊपर काम किया जा रहा होता है, उनके बिहेवियर्स पे काम किया जा रहा होता है कि किस तरह से वो अपने मैल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करके एक अच्छे बिहेवियर अपना कर वो इन चीज़ों से निकल आ सके। और नशे से निकलने से पहले अगर वो बिहेवियर्स को चेंज कर ले तो नशे से निकलना भी उनके लिए एक चैलेंजिंग, इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, एक आसान हो जाएगा, एक मुश्किल उनके लिए आसान हो जाती है। तो नशे को छोड़ने के साथ साथ उनके जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हैं, उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है, उनको चेंज करना जो है वो ठीक बहुत इम्पॉर्टेंट काम। आपके साथ मौजूद हैं वहीद साहब से कुछ बात करते हैं। वहीद साहब, इदारे के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना समझा। एक मेल की हैसियत से यहाँ पे मुझे तमाम लड़के नज़र आ रहे हैं। इलाज के साथ दोस्ती भी होती होगी आपकी इसके साथ, और बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह भी, या फिर जो है वो कभी कभार डांटना भी पड़ता है इन लोगों को? सबसे पहले वहीद नाम है मेरा, जैसे आपने बताया, और मैं यहाँ पे एज अ ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल लाजमी सी बात है कि मेल जितना साथियों के साथ इंगेज होगा उतनी चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी। जब आइडेंटिफाई होंगी तो फिर हमें आसानी हो जाएगी कि इनकी किस किस एरियाज़ में कौन कौन से बिहेवियर हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो लाजमी सी बात है कि समझना पड़ता है पहले। बिल्कुल समझना पड़ता है पहले। तो आइडेंटिफिकेशन जो भी है इनकी, जिस अच्छा, यहाँ जितने बैठे हुए इन सबके आपको पता है किसकी क्या आदत है और क्या पसंद है क्या ना पसंद है? बिल्कुल लाजमी सी बात है। अगर मैं अब वैसे बात करूँ तो ज़्यादातर टाइम मेरा इनके साथ गुजरता है, जबकि मेरे घर वालों के साथ इतना कम गुजरता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत इनसे मिल जाती है। तो फिर इनके बिहेवियर्स के ऊपर, इनकी चीज़ों के ऊपर काम करना खासा आसान हो जाता है। क्यों परवरिश रिकवरी सेंटर को ही आपने चूज़ किया और एक अरसे से आप यहाँ पे साथ हैं? परवरिश रिकवरी सेंटर ही क्यों? हाँ बिल्कुल, मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मुख्तलिफ जो है वो NGOs में काम किया है, और फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो है वो पैसों के लिए काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है जिस मकसद के लिए पेशेंट आया हुआ है, उस मकसद यानी जो विज़न है, लाजमी सी बात है कि इन तमाम लोगों को, इन तमाम साथियों को, इन तमाम भाइयों को मेरे, हमने दोबारा उसी ज़िंदगी में वापसी भेजना है जो कि नशे से पहले थी। तो ये विज़न है इसका। जबकि डिफरेंट रिहैब हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आओ जाओ डिटॉक्स करवाओ, आओ जाओ, लेकिन यहाँ पे पूरा एक ट्रीटमेंट मॉडल है। मतलब एक ज़िंदगी का एक आपको एक विल भी मिल गई है कि मुझे इसलिए लाइफ गुजारनी है, इन लोगों के लिए जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये इदारा इसी उसूलों पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इन लोगों से। डेली कुछ ना कुछ एक गोल सेट है कि कुछ ना कुछ आज इन साथियों से, इन भाइयों से सीखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो गोल डेली के डेली अचीव होता है। और जब सीखते हैं तो आगे चीज़ें करने में आसानी हो जाती है। कितने फिलोसोफर हैं इसमें से जिनकी बात सुन के आप 2 मिनट सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये वाला जुमला आ गया मेरे सामने? जो एडिक्ट होता है ना, वो बहुत सारी सोचों के साथ चल रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाते। मुश्किल बातें करते हैं, लाजमी सी बात है, मुश्किल बातें करते हैं, क्योंकि एक जो एडिक्ट है वो नशा करना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। तो इस तरह इनकी चीज़ें भी समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है चीज़ें समझ आ जाती हैं। हल्की फुल्की गुफ्तगू में इसलिए भी ये बात कही मैंने क्योंकि वाकई जो शख्स ये सब कुछ कर रहा होता वैसे ही नहीं कर रहा होता। उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसी थी चीज़ें कि खुद इस रास्ते पे जो है वो लगा है और निकलना चाहता है। तभी मैंने इन लोगों से जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये सिर्फ नाम नहीं, दोस्त हैं। आगे चलते हैं। सलमान की शख्सियत बड़ी जो है ना मुख्तलिफ सी मुझे लग रही है, क्योंकि ताले की चाबी इनके हाथ में थी और ये जो है वो ताला खोल के हमें अंदर लेके आए। सलमान, कैसा एक्सपीरियंस रहा ख़ास तौर पे इस परवरिश रिकवरी सेंटर का? अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम सलमान अहमद है और मैं ख़ुद एक रिकवरी साथी हूँ और इस ब्रांच में एज अ मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताता चलूँ कि 18 साल मैंने ख़ुद इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, बहुत सारी मुसीबतों में घिरा हुआ था और इससे पहले भी कई जगह इलाज हुए लेकिन कहीं से कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो फिर जब मैं परवरिश रिकवरी सेंटर आया, इलाज हुआ मेरा, पूरा 1 साल मेरा इलाज चला है। इलाज के दौरान भी मुझे बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आ रही थी कि ऐसा है वैसा है, मुझे बंद करा दिया है इलाज पे, इदारा अपना फ़ायदा देख रहा है, सारी चीज़ें जैसे जैसे। लेकिन वक्त गुजरता गया, 3 महीने के बाद जब मैं सेकेंड स्टेज की तरफ आया, जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं, तो चीज़ें बेहतर लगने लगी। 3 महीने के बाद मैं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था। जब 4था महीना इन हुआ, मेरा को लंबा टाइम पीरियड लेकर गए कि इदारा सिर्फ अपना पैसा बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो मेरी गलत सोच थी। जब थोड़ा सा टाइम निकला, मुझे विजिट्स वगैरह मिले हाफिया हाउस की तरफ, थोड़ा सा ज़िंदगी में एक सुकून सा आया, इत्मीनान सा आया कि नहीं यार वाकई में जहाँ इतना टाइम निकाल लिया वहाँ थोड़ा सा टाइम। ज़िंदगी के 18 साल मैंने अपनी मर्ज़ी चलाई है और हमेशा नुकसान उठाया है। 1 साल अपनी मर्ज़ी छोड़ कर देखता हूँ। मैंने 1 साल वैसे मर्दों से उम्र नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये जो इतना लंबा तजर्बा है, आपके चेहरे से तो आपकी उम्र नहीं आया। और ये तो क्या कितना अरसा लगा आपको, कब आपने नशा शुरू किया और कितने अरसे की रिकवरी और फिर यहाँ पे आप मौजूद हैं? 7वीं क्लास से मैं स्टार्ट हुआ था। ओहो, ठीक है। और 35 ईयर मेरी उम्र है और 9 साल मेरी रिकवरी को हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नशा छोड़ने के बाद अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा। इदारे की फुल सपोर्ट रही है मुझे और आज तक है। मेरी शादी हुई माशाल्लाह से, 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नशा छोड़ने के बाद जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हर 6 महीने के बाद एक तोहफा अल्लाह की तरफ से मिलता गया मुझे। ये रिकवरी का सबसे बड़ा तोहफा है। और सबसे खूबसूरत बात क्या कि रिकवरी के अंदर अगर आपके पास सुकून नहीं है तो फिर ऐसी रिकवरी का फ़ायदा नहीं है। जब नशा ब्रेक किया, चीज़ें बेहतर हुई, तो ज़िंदगी में एक ऑटोमेटिक सुकून सा आ गया था, जो कि नशे के दौरान मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो वो ज़िंदगी और ये ज़िंदगी अगर मैं वेट करता हूँ तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। यानी कि ये एक ट्रू स्टोरी आपके सामने और आपके जो है वो मोटिवेशन मौजूद है। एक सवाल मैं वहीद से करना चाहूँगी। वहीद, जो लोग रिकवरी करके, जिस तरह से सलमान ने अपनी स्टोरी बताई और आज माशाल्लाह सक्सेसफुल एक लाइफ अल्लाह का शुक्र है कि गुजार रहे हैं, आते हैं वापस यहाँ पे क्लाइंट आपके वापस बताने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ ये, क्योंकि जैसा आप सबने कहा कि दोस्ती का एक ताल्लुक तो हो ही जाता होगा, तो वापस रब्ता करते हैं आपसे? जी बिल्कुल। और हमारे ट्रीटमेंट का प्रोसीजर ही यही है कि ये करें ना करें, हम ज़रूर इनसे फॉलोअप में राब्ते में रहते हैं। और साथी भी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो राब्ते में रहते हैं। अगर घर भी चले जाएं तो पर्सनल नंबर पे कॉल आती हैं कि ये मुश्किल हो रही है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसमें वो हेल्प ज़रूर लेते हैं। और इदारे में भी वो लोग आते हैं, यानी कि मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे जिसमें वो अपनी पार्टिसिपेशंस करते हैं आके। तो बिल्कुल ये जो है वो मदद का ही प्रोग्राम है, तो हम मदद करने के लिए बैठे। चले जनाब। जी सलमान, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा इलाज के हवाले से बताता चलूँ कि जब हमारे पास क्लाइंट आ जाता है तो सबसे पहले उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं उसी के ज़बान के मुताबिक। उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, फिर उसकी मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर 15 डेज़ जब निकल जाते हैं तो 15 डेज़ में पहली मुलाकात आ जाती है। फिर साथ ही साथ 101 सेशन, ग्रुप्स, दिन में 7 क्लासें होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक प्रोग्राम बना हुआ है। टाइम टू टाइम स्टाफ और क्लाइंट दोनों ने उसी पे चलना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे तो फिर क्लाइंट भी करेंगे। एक डिसिप्लिन बना हुआ है कि कोई भी जो है नाम लेके बात नहीं कर सकता हमारे पास। जिस तरीके से इनका नाम अगर अरशद है तो अरशद भाई कह के ही इस्तेमाल करेंगे हम, ये भी हमें अरशद भाई कहेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आगे साथियों से भी आप पूछेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इन चीज़ों। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है और आगे चलते हैं जनाब अपने और साथियों के पास। और सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे और मैं आपका नाम नहीं पूछूंगी, अगर आप बताना चाहेंगे तो बताएंगे, क्योंकि सबकी जो है वो राजदारी ज़रूरी होती है। तो कब से हैं इस सेंटर में आप? मुझे 2.5 महीने हो गए हैं। 2.5 महीने हुए हैं। और कब आपने शुरू किया था नशा और कब आपको एहसास हुआ कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए? मुझे 8-10 साल हो गए नशा करते हुए। अच्छा। तो उसके बाद मुझे तोड़ की कैफियत होती थी, मैं जिस्म में दर्द होता था। कौन सा नशा करते थे आप? मैं शुरू में मैंने चरस पिए, फिर मैंने 2 साल आइस पिए। तो उसके बाद आइस पीने के बाद मुझे अपने जिस्म पे कंट्रोल नहीं रहता था, दर्द होती थी जब मुझे नशा नहीं मिलता था। तो फिर मेरे
अम्मी ने मुझे बोला कि छोड़ दो तुम, तो उनको मैंने बताया मैं ऐसे छोड़ता हूँ तो मेरे जिस्म में दर्द होता है, तो उन्होंने बोला फिर तुम्हें इलाज के लिए भेजते हैं। मैंने बोला सही है। तो माशाल्लाह यहाँ पर आया हूँ। शुरू में थोड़ा मुझे तकलीफ़ हुई थी, लेकिन माशाल्लाह 1 महीने के बाद मुझे हर चीज़ ओके लगना शुरू हो गई। ना बेजारियत होती थी, शुरू में बोरियत भी होती थी, और अब माशाल्लाह मैं एक्टिव हूँ और हर चीज़ समझ रहा भी हूँ। ग्रुप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनकी भी समझ आती है और माशाल्लाह स्टाफ की भी बात मानते हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब दूसरे साथी की तरफ जाते हैं। बड़ा छोटा सा नन्हा सा लग रहा है मुझे। क्या करते हो और यहाँ कब से हो? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या करता हूँ, मैं तकरीबन मुझे 9 साल हो गए इस चीज़ के अंदर। ड्रग्स हिस्ट्री है मेरी। पहले मैं चर्च पीता था, फिर उसके बाद थोड़े टाइम में मैंने आगे बढ़ गया, आइस पे आ गया। उसके बाद फिर घर से मेरे थोड़े ताल्लुकात ख़राब हो गए माशरे में, मतलब सबको पता चल गया। तो उसके बाद फिर घर वालों ने और मैंने खुद ने भी फैसला किया कि मुझे इलाज पे जाना चाहिए। उसके बाद फिर मैं इलाज पे आया तो पता चला ये परवरिश रिकवरी सेंटर जो है यहाँ पे तकरीबन बाहर के भी जितने भी इसके अलावा सेंटर्स वगैरह हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मारा जाता है, इन सब बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा फील नहीं होने देता स्टाफ हमें कि हम कहीं रिहैब में रह रहे हैं या कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं। फैमिली की तरह रह रहे फैमिली की हैं, तरह बिल्कुल। कोई भी चीज़ अगर ऐसा होता है कहीं बीमार हो गए, कोई और चीज़ किसी भी चीज़ की तरफ हवाले से घर पे कुछ बोलना है, घर से बात करनी है, कोई भी XYZ, तो हम अपने स्टाफ को बोलते हैं और वो फ़ौरन उस पर फ़ौरन जो है ना उनका रिएक्शन आता है। मेडिसिन चाहिए हो किसी भी हवाले से कभी भी, तो बहुत सपोर्टिंग होता है। हमारी फैमिलीज़ आती हैं। ऐसा है कि हम बाहर बहुत बिगाड़ करके आएँ तो उनको ऐसा होता है कि ट्रस्ट वगैरह नहीं होता हमारे पे शुरू में स्टार्टिंग में, तो उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं। हमारी सपोर्ट में स्टाफ को बोला जाता है। हमारी जो काउंसलर होती हैं वो बहुत सपोर्ट देती हैं। तो इस वजह से बहुत अच्छा है यहाँ पे सब चीज़, खाने वगैरह टाइम टू टाइम हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। तमाम स्टाफ जितना भी है बहुत अच्छा है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मार रहे हो या कुछ कर रहे हो, हर चीज़ में समझाया जाता है। हमसे ऐसे बात करते हैं ऐसा लगता है कि मतलब साथ फैमिली वाले हैं हमारे ये। अच्छा। जितना भी स्टाफ है। चलिए जनाब आगे बात करते हैं। अच्छा जनाब कैसे हैं आप, पहले तो ये अल्लाह का बताइएगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्से में रहते हैं? नहीं मैं बड़ा जोली किस्म का हूँ। जॉली किस्म के? जी, जी, जी। अच्छा, तो यहाँ कैसा लग रहा है, कितने अरसे से? यहाँ पे मैं हूँ 1 महीना और कुछ दिन मुझे यहाँ पे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ अच्छा। जी। बाहर की निस्बत में यहाँ आने के बाद बहुत बेहतर फील करता हूँ। यानी ऐसा मुझे फील नहीं होता कि मैं घर पे नहीं हूँ। सेम मेरा घर वाला रूटीन है। जैसे घर में वालदा डांट लेती हैं गलत काम पे, यहाँ पे हमारे सर हैं वो डांट लेते हैं। कोई ख्वाहिश होती है तो हमारे सर हैं, हमारी काउंसलर है, स्टाफ गुस्सा है। आता है कभी इन पे? गुस्सा इन पे देखें, शुरू में आता था। बाहर की लाइफ से जब आप अंदर आते हैं, इलाज पे आते हैं, तो जाहिर है नेगेटिव भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोच रहा होता है। तो बाज़ अगर हम घर में भी गुस्सा कर जाते हैं, चाहे बहन हो या माँ हो, उसमें भी गुस्सा तो करते घर में हैं। कौन कौन है आपके? घर में वालदा हैं, बहनें हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी तो सेम पोजीशन ये है। यहाँ इनसे हम फरमाइश कर लेते हैं, इनसे ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। जैसे घर में वालदा हमारा ख्याल रख रही होती है कि इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना है, ये करना है, यहाँ पे सेम हमारी वही पोजीशन है। थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज है। जी जी ठीक है। चलें आगे बात कर लेते हैं। आपको तो देख के मुझे लगता है कि आपसे पूछना पड़ेगा आपको खाने में क्या पसंद है, और यहाँ पे आपको खाना सब ठीक मिल रहा है। जी जैसे अस्सलाम वालेकुम, मुख्तियार अहमद रिकवरी एडिक्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा इलाज किया है। दूसरे इलाजगाहों से मैंने काफ़ी मेरे इलाज हो चुके हैं, तो वहाँ पर हमेशा मैंने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि सिखाने वाले नहीं होते थे। समझ ही नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से जब से जुड़े हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, स्टाफ जो है वो हमें बताते हैं, हमारी काउंसलिंग है, बीमारी के बारे में, बाहर बहाली में किस तरह रहना है, तर्ज ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, और बेहतर से बेहतरीन तरीके से बताया गया है हमें, और इसके साथ हम जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा आगे जो छोटा बच्चा मुझे नजर आ रहा है, हाँ ये जनाब नमाज वमाज पढ़ते हो? हाँ ये दिल नहीं चाहता? बोलते हैं नमाज पढ़ने का स्पिरिचुअल वो होता है ना कि हम नमाज पढ़ेंगे तब भी तो ठीक हो जाते हैं। बोलते हैं, मतलब समझना खुद का काम है। अच्छा कितने अरसे से बेटे यहाँ पे? 4 मंथ्स खत्म हो गए। 4 मंथ्स खत्म हो गए, अब ठीक बेहतर महसूस कर रहे हो? कितना अरसा हुआ था नशा करते हुए? 7 साल की हिस्ट्री है नशे की, अच्छा। और मतलब 13 साल का था उस टाइम से नशा कर रहा हूँ। 13 ईयर्स से कर रहे हो। आसानी से मिल जाता था नशा तुम्हें? आसानी से मिल जाता था नशा जहाँ से तुम्हें चाहिए कभी होती मिल थी? जाता था, कभी नहीं मिलता था। अच्छा सही सही।
चलें आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि तमाम दोस्तों से बात भी करना चाहते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 15 to 16 डेज़ हुए हैं। 15 to 16 डेज हुए हैं, तो अभी तो माहौल काफ़ी अजीब सा लग रहा होगा, या ठीक है, एक उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे? नहीं, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माहौल काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली माहौल है। यहाँ सपोर्ट चाहिए होती है, वहीद भाई हैं सपोर्ट करते हैं, सलमान भाई सपोर्ट करते हैं, जो हेल्प चाहिए होती है मिलती है। अच्छा, घर वाले आते हैं मिलने के लिए? नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं है मेरी। अच्छा अच्छा, यानी कि वो एक टाइम होता है ना सबका मिलने का। चलें आगे बात कर लेते हैं, कौन है हमारे साथ आगे, थोड़ी सी शक्ल हम आपकी देखते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। यहाँ कैसा लगता है, कितने अरसे से हैं यहाँ पे? यहाँ मैं 2 महीने से हूँ, तीसरा महीना स्टार्ट है मेरा, और काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा दूसरा पीरियड है। पिछली बार मैं आया था तो काफ़ी जो है ना चीज़ें मैंने खुद पर काम नहीं किया, चीज़ों को फेस नहीं कर पाया, लेकिन तो मदद ली जो है ना इदारे से, दोबारा कोशिश की। अब जो बाली की तरफ दोबारा कदम बढ़ाएं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, अभी सीख भी रहे हैं आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बाली बरकरार रहेगी। चलें, बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, यहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त परवरिश रिकवरी सेंटर पे। दुनिया, कराची की दुनिया और इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटी सी एक और दुनिया है जहाँ पे खुशियाँ बांटी जाती हैं, लोगों को फिर से ज़िंदगी दी जाती है, और ये ज़िंदगी देने वाला इदारा जो है वो परवरिश रिकवरी सेंटर है। इमरान शाह साहब से मुलाकात हुई, बातें आपने उनकी सुनी, यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट मौजूद थी उनसे बातें सुनी, यहाँ के स्टाफ की आपने बातें सुनी और बच्चों की बातें सुनी। मैं इसलिए बातें कर रही हूँ, यहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं वो आप ही में से हैं, हम ही में से हैं। अगर कोई गलत रास्ते पे चला गया है तो उसको वापस लाना हमारी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह से इस इदारे ने ज़िम्मेदारी ली हुई है, ये मेरी और आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इन लोगों को वापस ज़िंदगी की तरफ ला सकें। किसी एक को छोटी सी ज़िंदगी की नवीद देना बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने अपनी ज़िंदगी के लिए सरमाया कर लिया, यानी कि आपने अपनी बात की ज़िंदगी के लिए भी बहुत कुछ दे दिया। परवरिश रिकवरी सेंटर के लिए जानने के लिए इनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया से भी आप जान सकते हैं, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को, इस हमारे जो बच्चे हैं ख़ासतौर पर कराची के, वो इस लत से दूर रहें, और जो बच्चे इस लत में पड़ चुके हैं या वो नौजवान या वो लोग मैच्योर लोग भी, उन लोगों से ही बात करूँगी जो मैच्योर लोग हैं और ये समझते हैं कि अब हम वापस नहीं जा सकते, तो जनाब वापस है, वापसी का रास्ता है। आप इस सेंटर से रब्ता कर सकते हैं ताकि आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है। इस वक्त तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।